जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बोर्ड क्लास 12th सामान्य हिंदी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जो है ये सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो है अपलोड किया गया है मॉडल पेपर के रूप में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इस मॉडल को सॉल्व करना चाहिए, यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है 100 नंबर का, उन सब को देखना और समझना और उसका समाधान करना चाहिए, जिससे हो सकता हो इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाएं। तो नहीं भी आते हैं तब भी हमारी एक तैयारी इससे पता चलेगी कि हमारी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा 100 नंबर सॉल्व करवाएंगे। उसमें जो छोटे टॉपिक हैं उन्हीं को सॉल्व करवाएंगे, जो बड़े टॉपिक हैं उसका समाधान जो है नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका सभी समाधान करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा 100 नंबर प्राप्त करना हो तो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए है। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है। तो खंड ख से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, यानी लेखक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। तो यहाँ पर जो है आपकी जो उत्तर हैं संपूर्णानंद की रचना है, क्योंकि इन्होंने 6 से 7 रचनाएं की ही थी, उसमें एक शिक्षा का उद्देश्य भी था। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की जो रचना है एक माधव विलास है और एक जो है प्रेम सागर है। तो यहाँ पर इनकी प्रेम सागर जो रचना है वो सही हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग नंबर पे पर्दा कहानी के लेखक कौन है, यानी पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो यहाँ पर यशपाल जी हैं। ठीक है, यशपाल की रचना जो है पर्दा है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ग से घ की तरफ। तो यहाँ घ नंबर देखिए लिखा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। तो आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, ये भी वो एक उपन्यास है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। अंगा नंबर देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे का आप देख रहे हैं कि लिखा है कामायनी किस युग की रचना है। तो जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद जी की महाकाव्य है, और ये महाकाव्य जो है छायावादी युग में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है छायावादी युग सही हो जाएगा। और आगे हम बढ़े तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा से खरगोश आता है। ठीक है, दूसरे का खा आता है। तो खा नंबर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। प्रगतिवादी युग यानी छायावादी युग के बाद जो आता है युग, इसमें प्रगतिवादी और प्रयोगवादी 2 युग होते हैं। तो इसमें पहला था प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग के ये सभी क्या कहते हैं जो कवि हैं ये नहीं हैं, इनमें हमारे जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं प्रगतिवादी युग के। ठीक है, भक्ति काल के यानी भक्तिवादी युग के तुलसीदास जी, नंददास भी, ठीक है, अग्रदास, ये सब भक्ति काल से संबंधित हैं। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो हैं प्रगतिवादी युग से संबंधित हैं। उसके बाद ग नंबर देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो जो तार सप्तक का सबसे पहली बार प्रकाशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। ठीक है, वो 1954 भी दिखेगा उसके बाद, लेकिन पहला जो तार सप्तक प्रकाशन था वो जो है 1943 ही था। ठीक है, दूसरा जो था 1951 था। तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो आंसर है 1943 वो करेक्ट है। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर घ नंबर आप देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो द्विवेदी युग की रचना जो है वो आपकी जो है कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर कामायनी जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो द्विवेदी युग की ये तीनों रचनाएं हैं।
अंगा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो महाकाव्य नहीं है तो रामचरितमानस भी है तुलसीदास जी की, साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, पद्मावत जो है रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है, और जो मामा रचना है यही नहीं है। ठीक है, और आगे हम चलिए बढ़ते हैं, हम 10 नंबर हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आता है, तो 3 में देखिए क्या है प्रश्न। ठीक है, तो निम्नलिखित गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़कर जो है हर एक 5 प्रश्न होते हैं, 5 का उत्तर देना होता है। 2 नंबर का टोटल 10 नंबर मिलता है। 1 नंबर संदर्भ से रहता है, 1 नंबर व्याख्या से रहता है, और 2 नंबर जो है आपके गद्यांश से रहता है, और लास्ट का जो नंबर क्वेश्चन होता है 5वां क्वेश्चन वो व्याकरण से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित होना चाहेगा? तो ये जो है हमारा राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो ये संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ है, 2 नंबर हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस देखें तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? ठीक, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो इसमें नदियाँ दिया गया है, उन्होंने सजाया यानी प्रकृति ने सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो ये सब जो है गद्यांश के थ्रू आप पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अथवा करके यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर क्या कहता है कि अशोक का फूल, ये देखो अशोक का फूल, तो अशोक आया बस हमारा अशोक के फूल से है। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, बात खत्म, 2 नंबर मिल गया, इसमें कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर अगर हम बात करें तो रेखांकित अंश की व्याख्या है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी केंद्रीय भाव जो होता है, यानी हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो हमको कुछ समझ में आएगा, वही हम लिखते हैं। ठीक, उसके बाद गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं, तो भाषा शैली देखिए तो यहाँ पर जो है खड़ी बोली का ही प्रयोग होता है। ठीक है, और जो है इसमें जो हम रस हो, शैली हो, विवेचनात्मक, विवरणात्मक, ऐसे ठीक है शैली का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो सरल भाषा का, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे हम इसमें लिख देंगे तो ये हमारा भाषा शैली हो जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 आता है। जो इसके पहले जो प्रश्न थे वो गद्यांश थे, ये पद्यांश से है, मतलब 2 श्लोक यानी 2 पद्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से एक का 5 प्रश्न होता है, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है, सभी 2-2 नंबर का होता है, टोटल 10 नंबर हम गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पद्यांश क्या है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन होना चाहिए। अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? तो यहाँ पर क्या है, ये जो यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, आ गया ना भरत, यानी कैकेयी का अनुताप। तो यहाँ पर ये लेसन जो है लिया गया है, यानी ये पद्यांश जो है कैकेयी के अनुताप से लिया गया है। ठीक है, तो कैकेयी का अनुताप किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, साकेत नामक इनकी महाकाव्य रचना से लिया गया है। ठीक है, तो ये पद संदर्भ में हम यही जो है कैकेयी का अनुताप लिखेंगे। ठीक, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या है, फिर करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है, तो यहाँ पहाड़ सा, ठीक है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के बीच में तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पहाड़ सा सी से सरिस सम समान सदृश, ऐसे अगर शब्दवाचक शब्द आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ भी उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर सा शब्द हमको बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी पद्यांश का भाव का मतलब केंद्रीय भाव, मतलब पद्यांश पढ़िए उसके बाद उसमें आप देखिए। तो वैसे तो यहाँ पर पद्यांश का भाव जो है यहाँ पर कैकेयी पश्चाताप कर रही हैं। ठीक है, जो भी उनकी घटनाएं घटित हुई थी उसको लेकर। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं का मतलब इसमें भाषा शैली आपको बताना है। तो यहाँ पर विवेचनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, ठीक है, भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक, और जो है छंद जो भी हों उनको लिखिए, अलंकार जो हों उनको लिखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो भाषागत विशेषताएं होंगी जो 2 नंबर आपको प्रदान करेंगी। ठीक है, इस पर हम एक विशेष वीडियो बना देंगे अगर आप सब कहते हैं तो।
ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो अथवा करके है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो यहाँ पर जो लेसन है ये फर्स्ट लेसन है आपका पवन दूतिका। तो पवन दूतिका को लिखा किसने है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। ठीक है, तो ये पवन दूतिका से लिया गया है, इसका संदर्भ में हम पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये आप पढ़ेंगे तो आएगा आपको। उसके बाद राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? तो वही कहना चाहती है तो उसके वस्त्रों को आप मत उड़ाना, उसकी लज्जा यानी जो उसका शर्म से संबंधित चीज़ें हैं उनको आप बचा के रखना। ठीक है, तो उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, होठों की अवकमल मुख में अलंकार कौन सा है? तो होठों की अवकमल मुख में जो है वो रूपक अलंकार है। ठीक है, कमल मुख, तो कमल और मुख को समान मतलब भेद रहित आरोप लगाया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जल और जो है कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद यानी बादल हो गया, यानी जल दा यानी देने वाला। तो जल कौन देता है? बादल देता है। और कृषक ललना, कृषक यानी किसान, ललना मतलब उसका जो पुत्र हो या पुत्री हो। तो यहाँ पर कृषक ललना इस कविता के माध्यम से जो है वो है किसान की स्त्री यानी किसान स्त्री। ठीक है, तो ये है इसका अर्थ। 2 नंबर कंप्लीट। उसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देखिए, का जो कि एक लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय यानी साहित्यिक परिचय देना होता है और रचना लिखना होता है, जो कि 3 + 2 5 नंबर का होता है। 3 नंबर जो है साहित्यिक परिचय और जो है 2 नंबर रचनाओं पर मिलता है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय में हमको लिखना होता है जीवन परिचय शॉर्ट में, और उसके बाद जो है उनका साहित्यिक योगदान मतलब हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया, और उसके बाद उनकी रचना लिख दिया जाता है, पूरा 5 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आप इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल को याद कर लेते हैं तो आप 5 नंबर कन्फर्म है। जरूरी नहीं इसी में से आए। ठीक है, तो 2 आप याद कर लो और आपको 5 नंबर मिल गया। उसके बाद खा की बात करें, अधिकतम समय शब्द सीमा जो होती है 80 शब्द होती है, उससे ज़्यादा मतलब इधर उधर तो हो ही जाता है, तो अधिकतम जो है दिया गया है। तो साहित्यिक एक कवि का जो है साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालने को आता है, तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रानंद पंत को अगर आप याद कर लेते हैं तो शायद है कि आपको 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है, बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो अधिकतम समय सीमा शब्द सीमा जो होती है 80। ठीक है, यह ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु। तो जो भी आपकी कहानियाँ हैं वो तीनों कहानियाँ दिया जाता है। हाँ, ये है कि उनमें जो क्वेश्चन बनता है अलग अलग उद्देश्य से और कथा वस्तु से बनता है। ठीक है, तो आप 2 कहानी का उद्देश्य याद कर लेते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है, आपको 5 नंबर मिल गया। उसके बाद स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारे प्रतापगढ़ स्पेशल के लिए जो अधिकतम शब्द सीमा 80 होती है, तो यहाँ पर हमारे प्रतापगढ़ के लिए स्पेशल जो है वो है हमारा सत्य की जीत। तो सत्य की जीत में खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण। ठीक है, और उसके बाद खंड काव्य की कथा वस्तु। तो एक चरित्र चित्रण कन्फर्म होता है। ठीक है, और दूसरा कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न आता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका 5 नंबर यहाँ भी कन्फर्म हो गया। ठीक, आगे खंड खा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ खंड खा में जो है जो पहला प्रश्न होता है प्रश्न 8 का वो गद्यांश 2 दिया जाता है संस्कृत खंड से, और उसमें से किसी एक को करना होता है संदर्भ सहित अनुवाद। ठीक है, तो यहाँ महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चित परमस्य सर्वोच्च गुण जनशैवैव आशीत। तो यहाँ पर जो है ये महामना विद्वान, महामना उसके बाद क्या आता है मालवीय, यानी महामना मालवीय से ये पाठ लिया गया, यानी ये गद्यांश महामना मालवीय से लिया गया है। ये इतना लिख दिया, हमको 2 नंबर मिल गया। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे और पूरा का पूरा हमको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमने आपको इसी चैनल पर पढ़ाया है, तो आप वहाँ से जाकर देखकर समझ सकते हैं आसानी से, और आपको पूरा का पूरा 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी में अथवा करके आता है दूसरा, हंस राजा तदयो परिस मध्य आत्मनः भागिने पाप हंस पोतकाय दुहित रक्षमत।
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेसन लिया गया है ये जातक कथा के जो है नृत्य जातकम से लिया गया है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने तो नहीं पढ़ा है अपने इस वीडियो लेक्चर्स में जो हमारा चैनल है, लेकिन पहला जो महामना मालवीय पढ़ा है उसको पढ़ाया है, तो वहाँ पर उसको आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने पढ़ाया है उसमें से कन्फर्म एक गद्यांश आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर खा। तो 8वें का खा जो है एक श्लोक करना होता है, 2 श्लोक आते हैं, ये यहाँ भी आपको व्याख्या और संदर्भ लिखना होता है। तो नामे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये श्लोक जो है ये उलूक जात का से ही लिया गया है, ठीक है, जो कि जातक कथा से। ये संदर्भ है, 2 नंबर मिल गया, उसके बाद व्याख्या हम कर डालेंगे, ठीक है। नामे रोचते, यहाँ पर जो है कौवा कहता है हमें पसंद नहीं है जो उल्लू का राज्याभिषेक किया जा रहा है, इसका बिना मुख का चेहरा देखो कितना भद्दा लग रहा है, यानी कितना अजीब लग रहा है, और जब ये क्रोध में होगा तब कैसा लगेगा, ठीक है। तो वैसे भी ये हम जितने भी महत्वपूर्ण श्लोक थे उनको हमने स्पेशल वीडियो बना के इस चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, 7 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा श्लोक है अथवा करके, परोक्षे कार्य हंतारे परोक्षे कार्यम हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जाएतादृशम मित्रम विस्कुंभम प्रियोपयो मुखम, ठीक है। परोक्षे कार्य हंतारे, जो आपके सामने यानी आपके पीठ पीछे कामों को नष्ट करता हो और आपके सामने प्रिय बोलता हो, उनको उस मित्र को ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे घड़े में भरा दूध या अमृत, ठीक है, उसके मुख पर जो है विष लगा हो, या फिर उसके घड़े के अंदर जो है विष भरा हो और उसके मुंह पर जो है मुख पर जो है अमृत लगा हो, उसको त्याग देना चाहिए। वैसे ही जो हमारे सामने प्रिय बोलते हैं और हमारे पीठ पीछे हमारे कामों को नष्ट करते हैं, उन मित्रों का त्याग कर देना चाहिए। तो ये भी आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगा, आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। देखिए क्या कह रहा है, मुहावरा है तो इस किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना होता है, 3 से 4 दिया जाता है, ठीक है। तो 4 में से तो एक आप कंफर्म कर ही सकते हो, अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है। तो तलवार की धार पर चलना, तो तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है, किसी कठिन कार्य को करना, तलवार की धार, ठीक है। टका सा जवाब देना, तो साफ इनकार कर देना। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। नमक मिर्च लगाना, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। देखिए क्या कह रहा है, संधि विच्छेद है, ठीक है, ऑप्शनल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तथापि का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर तथा धन अपि, यानी जो संधि विच्छेद होता है, आप समझ लीजिए कि जो संधि विच्छेद हम करते हैं तो पूर्ण होने चाहिए, पढ़ने में अच्छे लगने चाहिए, ऐसा होता है संधि विच्छेद। क्या तथा हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, बिल्कुल आ गया ना, तथा धन अपि, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर तथा धन अपि में जो है क्या है, तथापि का तथा धन अपि होगा। और परमेश्वर का देखिए, ठीक है, परमेश्वर का देखिए, परमेश्वर परम धन ईश्वर, ठीक है। परम धन ईश्वर कहाँ है, ये है C नंबर, परम धन ईश्वर, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो गायका लिखा है, तो गायका का होगा गए धन अकह, ठीक है। तो यहाँ पर ये संधि विच्छेद हो गया, 3 नंबर कंफर्म। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, खा नंबर इसमें है, ठीक है। इसी प्रश्न में खा नंबर देखिए, विभक्ति और वचन होता है, तो ऑप्शनल आता है, कोई दिक्कत नहीं। आत्मनाम में विभक्ति और वचन है, हमने पढ़ा है, वहाँ से देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है आत्मनः का, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक षष्ठी विभक्ति एक वचन भी होता है, पंचमी विभक्ति एक वचन भी होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन एक रूप में गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शंस क्लियर हैं, तो आप दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तभी आपका करेक्ट है, गलत नहीं है। और आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ नाम नाम होना चाहिए, यहाँ पर नान नान लिखा है, नाम नान लिखा है, तो ये थोड़ा गलती हुई है, ठीक है, नाम नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सही होगा, नाम नाम जो होता है यानी लास्ट में आम आता है, वो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर जो है 11 है। तो प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या कहता है, तो यहाँ पर आप देखिए शब्द युग्म जो होता है, यानी 2 शब्द रहते हैं, उनका अर्थ देना होता है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न होते हैं, दोनों में से दोनों को करना होता है, 2 नंबर का होता है। तो वसन और व्यसन, ठीक है, तो वसन और व्यसन का जो है अर्थ क्या होगा, तो वसन और व्यसन का जो अर्थ होगा वो होगा
वस्त्र और आदत, क्योंकि व्यसन का मतलब होता है आदत या बुरी आदत या लट, और वसन यानी वस्त्र, तो वस्त्र और आदत यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले और दूसरा क्या है हमारा प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है हमारा अम्बुज अम्बुद। ठीक है, तो अम्बुज, ठीक है, द अम्बुद यानी देने वाला यानी बादल। ठीक है, अम्बुज यानी कमल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी कमल और बादल सही हो गया। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जो है किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी तीन चार ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से एक का दो अर्थ लिखना होता है, 2 नंबर का होता है। तो यहाँ पर अंबर लिखा है। ठीक है, तो अंबर का जो अर्थ होगा वो क्या होता है, वस्त्र होता है। ठीक है, वस्त्र होता है, और क्या होता है, इत्र होता है एक प्रकार से। ठीक है, एक प्रकार से इत्र होता है, और आकाश होता है। ठीक है, ये सारे अर्थ होते हैं किसके, अंबर के। ठीक है, और हम बात करें दूसरा क्या लिखा है, पट। तो पट का जो होता है एक प्रकार से ओट होता है, ओट। ठीक है, यानी किसी प्रकार की दीवार हो या पर्दा हो, कुछ भी हो। ठीक है, और जो होता है हमारा पर्दा होता है। ठीक है, और हमारा आवरण होता है। ये सारे अर्थ होते हैं। ठीक, और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर विधि, विधि यानी कानून। ठीक है, कानून, तरीका, और हमारा क्या होता है, भाग। ठीक है, भाग्य, ये सारे शब्द होते हैं विधि के, या प्रकार। ठीक है, ऐसे सारे शब्द होते हैं, ये सब जो है विधि के जो है अर्थ हैं। उसके बाद है नाग। तो नाग से क्या होता है, सांप होता है। ठीक है, सांप, और क्या होता है, पर्वत होता है, और क्या होता है, बादल होता है, और होता है हाथी। ठीक है, ये सब जो हैं क्या है, नाग के अर्थ हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, 2 नंबर प्राप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन, यानी अनेक शब्दों के एक अर्थ जो होता है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो सामने हो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा इसमें है क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं उसको जिज्ञासु। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। ठीक है, तो ये यहाँ भी 2 नंबर कन्फर्म। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का घा क्वेश्चन है, इसमें 2 वाक्यों को शुद्ध करना होता है, 4 वाक्य दिए जाते हैं, दोनों को एक एक नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, तो तुम, पहला है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो यहाँ होगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, दूसरा है इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया। तो पहले सब्जेक्ट, कवित्री ने सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, उसके बाद है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पर कृपया और कृपा 2 वर्ड आ जा रहे हैं, उड़ाना है, उड़ा देते हैं कृपा को, सॉरी कृपया को, अनुमोदन करने की कृपा करें। तो यहाँ पर ये शुद्ध रूप है। ठीक, और आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है। तो 12 का में रस होता है। तो वीर और हास्य रस में स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखना होता है। उदाहरण अथवा परिभाषा, मतलब उदाहरण ही या तो लिखो या तो परिभाषा लिख दो, आपको 2 नंबर मिल गया। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, उदाहरण लिख दिया। ठीक है, हास्य रस का उदाहरण, ठीक है, तो चींटी चढ़ी पहाड़ पे, ठीक है, मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। ठीक है, तो ये बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो, ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, तो अगर परिभाषा की बात करें तो एक ही परिभाषा है जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से या संयोग से, ठीक है,
उत्साह नामक या हास नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर वीररस या हास रस होता है। हो गया 2 नंबर। उसके बाद श्लेष की बात करें, श्लेष और अलंकार यानी, तो यहाँ भी 2 होता है, दोनों में से एक करना होता है। लक्षण यानी जो उसका स्पष्टीकरण एक प्रकार से यानी परिभाषा उसको बोलते हैं हम, और उदाहरण लिखना होता है। 2 नंबर मिल गया। श्लेष, ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द एक ही शब्द एक बार आए और उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां पर क्या होता है श्लेष अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहां पर 2 वस्तुओं यानी उपमेय और उपमान में जो है, ठीक है, जहां पर 2 वस्तुओं में संभावना की जाती है, ठीक है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेत्र मानो कमल है, हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। ठीक है, श्लेष में पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी का जो अर्थ है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत यानी मान मर्यादा, और चून यानी चूर्ण यानी चूने के लिए या फिर आटे के लिए पानी स्वयं। ठीक है, तो ये है उदाहरण और स्पष्टीकरण भी हो गया। उसके बाद गा नंबर देखिए, दोहा या सोरठा यानी छंद से होता है, दोनों में से एक करना होता है। तो छंद का मात्रा सहित लक्षण, लक्षण यानी परिभाषा, उदाहरण यानी उदाहरण। मात्रा का मतलब जो मात्रा होती है परिभाषाओं में, या स्पष्टीकरण भी दे देते हैं और बेटर है। ठीक है, तो दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद होता है, यानी दोहा और सोरठा ये तो मैचिंग हो गया, मतलब 2 को उल्टा कर दो सोरठा, सोरठे को उल्टा कर दो दोहा। ठीक है, तो यह एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, वो क्या होता है, दोहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो ये दोहे का उदाहरण है, इसी को हम उल्टा कर डालेंगे, मेरा सोरठा भी बन जाएगा। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर हमारा 13 आता है। कितना आता है, 13। तो 13 नंबर पे देखिए क्या प्रश्न है। तो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। 2+4 यानी 2 नंबर जो है आपको ऊपर के मॉड्यूल पर दिया जाता है, और बॉडी ऑफ द जो है एप्लीकेशंस पर जो है पूरा का पूरा 4 नंबर, टोटल 6 नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, और या फिर अथवा करके शहर में फैली संक्रामक बीमारी तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो आसान आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, आप 4-6 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए, और पत्र कैसे लिखा जाता है हमारे चैनल पर है, वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देखकर समझ सकते हैं। आगे हम लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, यानी प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ पर 100 नंबर पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो किसी एक विषय पर अपनी भाषा में निबंध लिखना होता है। ठीक है, बेटर लिखना होता है, आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छा नंबर। 2 नंबर क्या होता है, जो आपका संकेत बिंदु होता है, ठीक है, उस पर 2 नंबर दिया जाता है। यानी जितने हम प्रस्तावना, देश की हेडिंग जो होती है, निष्कर्ष होता है, पूरी हेडिंग डालते हैं, उस पर हमको 2 नंबर, उसके बाद पूरी हम वर्णन उसका करते हैं तो पूरा 7 नंबर, टोटल 9 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन सा निबंध दिया गया। देश में बेरोजगारी की समस्या जो कि वर्तमान में चल रही है। दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये तो हरदम चलता रहता है। तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, ये कोरोना काल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसका महत्व जो था और इम्पॉर्टेंट इसका हरदम रहेगा भी। ठीक है, उसके बाद चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, तो आपने देखा विद्यार्थी और राजनीति अभी अहम भूमिका अभी निभा रहा है इस दौरान। उसके बाद 5वां नंबर है देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आजकल सब ये सारी ट्रेंड चल रहे हैं, जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया केवल यहाँ पर सभी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे यूपी बोर्ड द्वारा जो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, मॉडल पेपर के रूप में, तो इसका समाधान हमने दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिनसे उनको भी ये लाभ प्राप्त हो सके। ठीक, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।